अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाबुक लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आज एक बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यवाहक और लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर लालबाग में अवैध ड्रैगन मार्ट को आज जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें, लखनऊ के लालबाग गर्ल्स कॉलेज की जमीन पर बने अवैध ड्रैगन मार्ट को आज पूर्ण रूप से जमींदोज कर दिया गया। 1 महीने के बाद दूसरी बार ये कार्रवाई की गई। कोर्ट से राहत न मिलने के बाद मॉल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। संयुक्त सचिव ऋतु सुहास ने बताया कि वर्ष 2017 से ड्रैगन मॉल के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई चालू है, तब भी इसे सील किया गया था। हाईकोर्ट से सील पर स्टे 30 जून 2017 तक था। इसके बाद दोबारा सील करने की मांग प्रवर्तन जोन ने की। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विपक्षी सलीम खान और क्रिश्चियन एजुकेशन सोसाइटी के प्रबंधक को सुनवाई का मौका दिया गया। पिछले साल 15 अगस्त को अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन कई बार प्रयास के बावजूद कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन आज इसे पूर्ण रूप से जमींदोज कर दिया गया है। जिस तरह से आज ड्रैगन मार्ट को जमींदोज किया गया, उसमें जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का कहना यह है कि भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई जारी है और ऐसे अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे में कहीं न कहीं से अवैध निर्माण करने वालों के दिल में एक डर पैदा होगा और कहीं न कहीं से अवैध निर्माण को पूर्ण रूप से रोका जा सकेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ संदीप खेर, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। 21 दिसंबर से 3 दिवसीय विधानसभा सत्र शीतकाल का शुरू होने जा रहा है। इसके लिए राज्यपाल को प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया है। प्रदेश सरकार राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 से 23 दिसंबर के बीच आयोजित करना चाह रही है। सरकार की ओर से सत्र की तिथि तय कर राजभवन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। राजभवन की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन होगा। दिसंबर में आयोजित इस विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट सरकार लाएगी। सरकार ने इसके लिए सभी मंत्रियों को सत्र के दौरान जवाब देने की तिथि तय कर दी है। विधायकों को इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। कोरोना संकट के बीच विधानसभा का पिछला सत्र 23 दिसंबर को हुआ था, मगर तब इसे 1 दिन में ही सीमित कर दिया गया था। प्रभारी सचिव विधानसभा मुकेश सिंघल की ओर से इस संबंध में सभी विधायकों को पत्र भेज दिया गया है। सत्र के दौरान सोमवार का दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्य मंत्री रेखा आर्य के विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निर्धारित किया गया है। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और यशपाल आर्य जवाब देंगे। बुधवार को डॉक्टर हरक सिंह रावत और मदन कौशिक की बारी होगी। गुरुवार को अरविंद पांडे और राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल अपने विभागों से संबंधित प्रश्नों का जवाब देंगे। विधानसभा में शीतकालीन सत्र की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। कैबिनेट मंत्री को लेकर जो विषय आने हैं, उससे इतर जो भी विषय आएंगे उस पर मुख्यमंत्री खुद जवाब देंगे। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर उत्तराखंड के समस्त जनपदों में तमाम दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया है, जिसके बाद तमाम तरह की बातें उनकी तरफ से कही भी गई हैं। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय पुरस्कारों से प्रदेश भर में दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया। वहीं सरकार से सम्मानित होने वाले दिव्यांग उत्साहित तो जरूर हैं, लेकिन दिल में इस बात का मलाल भी है कि जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से दिव्यांगजनों को दी जानी चाहिए थी, वो आज भी उनको नहीं मिल पा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा खेलों में पहचान बनाने वाली नीरजा गोयल का कहना है कि वो लगातार सरकार से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक अदद स्टेडियम की मांग कर रही हैं, जिससे ये खिलाड़ी देश प्रदेश का नाम रोशन कर सके, लेकिन आज भी केवल बात ही हो रही है। दूसरी तरफ सरकारी विभाग में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी प्रियंका गर्ग खुद सरकारी सिस्टम से नाराज हैं। उनकी माने तो दिव्यांगजनों के लिए सरकारी विभागों में अलग से व्हील चेयर की व्यवस्था और रास्ता बनाने के आदेश हैं, लेकिन आज भी कई विभाग आदेशों की उपेक्षा कर रहे हैं या फिर कार्यालय ऐसे बनाए जा रहे हैं जहां तक दिव्यांगजनों का पहुंचना बेहद ही मुश्किल है। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांगजनों को सरकार ने सम्मानित जरूर किया है, लेकिन सरकारी सिस्टम से खुद ये कर्मचारी भी नाराज हैं। किसानों और सरकार के बीच कृषि कानून मुद्दे पर आज भी बैठक बेनतीजा रही। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों के साथ फिर से एक बार परसों बैठक हो ताकि और ज़्यादा स्पष्ट बातें निकल कर आए, किसान अपना आंदोलन खत्म करे। बैठक में किसानों ने मांग रखी है कि एमएसपी पर पूरे देश में एक ठोस कानून हो। अगर एमएसपी से नीचे कोई खरीदे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई का कड़ा प्रावधान हो। इसके साथ ही किसानों ने दोहराया कि तीनों कानून वापस हो और एमएसपी पर एक कानून बने। सरकार के साथ बैठक के दौरान किसान नेताओं ने शिकायत की कि जब हम बैठक के लिए आते हैं तो
दिल्ली पुलिस जगह जगह हमें रोककर पूछताछ करती है। कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इस पर आधा घंटा रोका जाता है। इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि आप चिंता ना करें, अगली बार दिल्ली पुलिस की गाड़ी आपके वाहन के आगे चलेगी। यहां तक कि किसानों ने जब केंद्र की तरफ से लंच का प्रावधान था तो किसानों ने लंच मना कर दिया और अपना भंडारे का खाना खाया। विज्ञान भवन की बैठक किसानों को जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। करीब 7.5 घंटे ये बैठक चली, उसके बाद ये बैठक बेनतीजा निकली। दीपक चौबे, R9 टीवी, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरा आज से शुरू हुआ है। 4:40 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर है। सांझ 4:30 पर वो गोरखपुर पहुंचे। गोरक्षनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ के का दर्शन किया, साथ ही साथ अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के चरणों में पुष्पांजलि की। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे। सुबह 9:30 बजे महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संस्थापक सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर वो भाग लेंगे। साथ ही साथ उनके साथ केंद्र सरकार के मंत्री जनरल बीके सिंह भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि उसके कार्यक्रम के पश्चात ये गीडा में उद्योग भवन का लोकार्पण करने के बाद 4:03 पर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। यही नहीं, जिस रास्ते से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का जुलूस निकलेगा उस रास्ते पर भी सुरक्षा के बेहतर इंतजाम जिला प्रशासन ने किया हुआ है। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। लालगंज थाना क्षेत्र के बामी गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों के हत्या के मामले में वाराणसी जोन एडीजी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और SIT टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल बामी गांव के रहने वाले एक ही परिवार के हरिओम, सुधांशु और शिवम तीनों बच्चे 1 दिसंबर 2020 को घर पर आई बारात विदा होने के बाद पास के ही कुसियरा जंगल में बेर खाने के लिए दोपहर में निकल गए थे। घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने 2 दिसंबर को दोपहर में लालगंज थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसी दिन शाम को कामापुर लोहरिया बांध से तीनों का शव मिला था। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की बात कही थी। गुरुवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट से मौत होने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट से मौत होने पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं हत्यारों की तलाश के लिए एडीजी जोन वाराणसी SP नक्सल के नेतृत्व में SIT टीम बनाकर जल्द से जल्द खुलासा करने की बात कह रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर गठित किए गए ट्रस्ट पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। अयोध्या के संतों ने ट्रस्ट के महासचिव सहित कई सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पक्ष में फैसला आने के बाद केंद्र सरकार द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया, लेकिन ट्रस्ट में स्थान न मिलने से नाराज संतों का विरोध रहा। आज एक बार फिर राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम लला के प्रकट के बाद पूजन अर्चन का दायित्व निभाने वाले महंत अभिराम दास के 39वें पुण्यतिथि पर अयोध्या के संतों ने श्रद्धांजलि देते हुए ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह आरोप राम मंदिर के पक्षकार रहे महंत धर्मदास व पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास ने लगाया है। उनके मुताबिक राम का विरोध करने वाले ही आज ट्रस्ट के सदस्य बने हुए हैं। वहीं महासचिव चंपत राय पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर निर्माण में मनमानी कर रहे चंपत राय राम मंदिर निर्माण में रोड़ा बने हुए हैं। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। इस ट्रस्ट में अयोध्या के कई संतों को जगह न मिलने की नाराजगी रही और आज इस नाराजगी को लेकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित कई सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस गंभीर आरोप के साथ ही मांग की गई है कि ट्रस्ट को लेकर पुनर्विचार किया जाए। अयोध्या से सत्यप्रकाश, R9 टीवी। ग्रेटर नोएडा में 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे वहां इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना में मृतक के चाचा की भूमिका है। बताया जा रहा है कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है। मृतक का नाम आशीष है और वो स्थानीय
इंटर कॉलेज में ही पढ़ता था। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया। ग्रेटर नोएडा के थाना जेवर क्षेत्र स्थित कस्बे में 10वीं के छात्र की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि इस घटनाक्रम में आरोपी मृतक का चाचा है। वहीं घटना के समय छात्र आशीष अपनी बाइक पर सवार होकर गांव में ही जा रहा था, तभी घात लगाए बैठे उसके चाचा ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम पर मौके पर पहुंची और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना उस समय की है जब मृतक आशीष अपनी बाइक में सवार होकर अपने गांव में जा रहा था, तभी घात लगाए बैठे उसके चाचा ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि इस पूरी घटना से इलाके में एक तरफ जहां चर्चा बनी हुई है, तो वहीं पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपी के परिवार में काफी दिनों से रंजिश चली आ रही थी। घटना थाना जेवर थाने के कस्बे की है। महुआ जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जब एक नन्हा मासूम 30 फीट गहरे गड्ढे में चला गया। मौके पे पहुंची पुलिस ने मशक्कत तो की, लेकिन मासूम को निकाल नहीं पाए। फिर लखनऊ को इस बात की सूचना दी गई। लखनऊ से पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत की। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में कुलपहाड़ क्षेत्र के बुधौरा गांव में 30 फीट खुले बोरवेल में गिरे 4 साल के बच्चे को 20 घंटे के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाल लिया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने घनेंद्र को मृत घोषित कर दिया। सीएम ने बताया कि बच्चे को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। इसकी सूचना पर गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पुलिस और जिला प्रशासन को मिली तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पहले फायर ब्रिगेड की टीम ने जेसीबी मशीनों के माध्यम से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद लखनऊ से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई। रात 11 बजे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। इसी बीच पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जा रही थी। फिलहाल नन्हे मासूम का जान तो नहीं बचा पाई एनडीआरएफ और जो रेस्क्यू कर रही टीम थी, लेकिन इस घटना के बाद से महुआ जिले में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जिंदा तो जिंदा, मुर्दे भी अब नहीं है महफूज। ताज़ा मामला बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 24 घंटे के भीतर ही 4 वर्षीय नन्हे मासूम का शव कब्र से गायब होने पर इलाके में सनसनी मची हुई है। बुधवार शाम तेज़ बुखार होने के चलते मासूम की मौत हो गई थी, जिसे गाँव के ही कब्रिस्तान में दफनाया गया था। यह तस्वीरें बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान की हैं, जहां बुधवार की शाम 4 वर्षीय मासूम बच्चे को दफनाया गया था। अगले ही दिन परिवार के लोग जब फातिहा के लिए मासूम की कब्र पर पहुंचे तो दंग रह गए, क्योंकि नन्हे मासूम का शव कब्र से गायब था, जिसके बाद इलाके में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देते हुए ये आशंका जताई है कि उनके मासूम बच्चे का शव कब्र से किसी तंत्र विद्या के चलते निकाला गया है। नन्हे मासूम की मौत से पहले ही परिवार टूट चुका था कि अब मासूम का शव गायब होने से परिवार गहरे सदमे में डूब गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब यह तो जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि बच्चे की शव किसी तंत्र विद्या के चलते कब्र से निकाला गया या वजह कुछ और थी। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन दिशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। कानपुर में केमिकल व्यापारी की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने नौकरानी को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। कानपुर के स्वरूप नगर थाना अंतर्गत शिवलिक अपार्टमेंट में रहने वाले केमिकल कारोबारी अर्पित जैन की शादी 11 माह पहले देहरादून निवासी सोनम से हुई थी, जिसकी कल रात अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन सोनम को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। स्वरूप नगर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं लड़की पक्ष का आरोप है कि सोनम की हत्या कर दी गई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लड़की के पिता की तहरीर के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। बीएमएस कर रहे छात्र छात्राओं ने आज थाना इत्मादपुर का घेराव किया। छात्रों के मुताबिक जिस कॉलेज से वह बीएमएस कर रहे हैं वो कॉलेज उनकी परीक्षाएं नहीं करा रहा है, जिस वजह से उनका भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। बीएमएस कर रहे छात्र छात्राओं ने आज थाना इत्मादपुर का घेराव किया।
थाने के बाहर बैठकर छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी भी की। छात्र छात्राओं का आरोप है कि जिस कॉलेज से वो बीएमएस कर रहे हैं उस कॉलेज ने उनकी बीएमएस की परीक्षा नहीं कराई है, जिसकी वजह से उनका भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। उनका ये प्रदर्शन का पहला मामला नहीं है, पूर्व में भी छात्र छात्राएं नेशनल हाईवे 2 को भी जाम कर चुके हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के अधिकारियों से लगातार संपर्क किया गया, उसके बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। कई महीने बीत जाने के बाद भी उनकी परीक्षाएं नहीं की हैं। उधर विश्वविद्यालयों का कहना है कि देव कॉलेज ने बीएमएस के लिए जो कागज विश्वविद्यालय में लगाए थे वो मानकों के रूप से सही नहीं है, जिस वजह से उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। इसी वजह से उनकी परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। फिलहाल पुलिस ने छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया है कि जल्द वो विश्वविद्यालय से संपर्क करेंगे और जो भी बीच का रास्ता है उसे जरूर निकालेंगे। छात्रों का ये पहला प्रदर्शन नहीं है, पूर्व में भी छात्र छात्राएं नेशनल हाईवे 2 को भी जाम कर चुके हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि जिस कॉलेज से वो बीएमएस कर रहे हैं उस कॉलेज ने विश्वविद्यालय में मानकों के रूप से कागज जमा नहीं कराए, जिस वजह से उस कॉलेज की बीएमएस की सदस्यता रद्द की जा चुकी है, जिस वजह से छात्र छात्राओं की परीक्षाएं नहीं हो पा रही। मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए घंटों जमीन पर पड़ा रहा। डॉक्टरों ने इलाज करने की भी जहनियत नहीं उठाई। स्थानीय भीड़ तमाशा देखती रही। आपको बता दें, बेबर कस्बे के बस स्टैंड चौराहे पर 2 टैंकरों के बीच भिड़ंत हुई थी। इसी दौरान एक कैंटर चालक मुखराम निवासी इटावा को गंभीर चोटें आई थी। घटना के दौरान 36 वर्षीय कैंटर चालक के सर में गंभीर चोटें थी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया था। इस दौरान प्राथमिक उपचार के लिए घायल तड़पता रहा और जमीन पर पड़ा रहा। इससे पहले भी स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही के मामले कई बार सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम दावे और वायदे भले ही करती हो, बावजूद इसके डॉक्टरों की ये बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। अब देखने वाली बात यह है कि लापरवाह डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसर कब तक और क्या कार्रवाई करेंगे। मैनपुरी से कैमरामैन बबलू के साथ प्रमोद कुमार, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। मथुरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब गोकुल बाजार स्थित गोपी कृष्ण गेस्ट हाउस में एक प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि प्रेमिका की शादी 10 दिसंबर को होनी थी। इसी से नाराज प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है तथा सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया है कि थाना रिफाइनरी क्षेत्र के नगला पोपी के रहने वाले सुखवीर नामक युवक ने खप्परपुर महावर निवासी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। सुखवीर का पिछले 6 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो रिश्ते में उसके ताऊ के लड़के की साली लगती थी और 10 दिसंबर को उसकी शादी होने वाली थी। प्रेमिका की शादी से नाराज प्रेमी ने उसको एक गेस्ट हाउस में बुलाया और जहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी उदय शंकर सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक गेस्ट हाउस में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।